इमरान खान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या इमरान खान जिंदा है या मुर्दा? इमरान खान जेल में है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। उनकी बहन बाहर प्रदर्शन कर रही है, हिरासत में ले ली गई पहले, और अब खबर यह मिल रही है उनकी बहन को छोड़ दिया गया। लेकिन इमरान खान की मौत का सच क्या है, यह आपको बताऊंगा अगली बड़ी खबर। और आखिर में बात करेंगे शर्मनाक हार की। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से 400 से ज्यादा रनों से हार गई है, जिसके बाद गौतम गंभीर जो कोच हैं वो टारगेट पर हैं। गौतम गंभीर पर क्या आरोप लग रहे हैं बताएंगे आपको। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बंगाल में बाबरी रिटर्न्स। क्या यह महज इत्तेफाक है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर पहुंचे। पीएम मोदी राम मंदिर में थे। राम मंदिर कल ही पूरा बनकर तैयार हो गया है। धर्म ध्वजा पीएम मोदी ने राम मंदिर पर लहराई है, जो प्रतीक है कि राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इसी वक्त जब बात राम मंदिर की हो रही है, अगली तस्वीर देखिए जरा। ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को इसके लिए नींव रखी जाएगी। क्या यह महज चिढ़ाने के लिए है? क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पोस्टर लग गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। गली गली चौराहे सड़कों पर देखिए, पानी की टंकी पर भी ये पोस्टर लगा है, बाबरी मस्जिद बनी हुई है। ये ममता के विधायक हैं जो बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुए हैं। तो देखिए, ममता के विधायक बाबरी की बात कर रहे हैं, और ममता के विधायक के खिलाफ हिंदू महासभा ने कब्र खोदनी शुरू कर दी है कि जो विधायक बाबरी मस्जिद बनवाएगा उसको इसी कब्र में दफनाएंगे। कब्र की तस्वीर चलाइए जरा, कब्र की तस्वीर चलाइए जिसमें हिंदू महासभा कब्र खोद रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर ममता के विधायक का नाम है। हिंदू महासभा ने देखिए कब्र खोदी है फावड़े से, और न सिर्फ कब्र खोदी है बल्कि कफन साथ लाए थे, कफन भी बिछा दिया है कि जो बाबरी बनाएगा उसे यहीं दफनाया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, क्या महज इत्तेफाक है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं उद्धव को वोट मत देना। सुनिए। साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था की मला गर्व आहे की बाबरी मस्जिद पाडण्यामध्ये आमचे शिवसैनिक सर्वात उभे होते। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अंदर मेरा शिवसैनिक था, और इसलिए मुझे अभिमान है इस चीज का। अगर कोई मुसलमान आज उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रह रहा है, रखो, आपको ये इख्तियार है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान उम्मीदवारों से मैं पूछ सकता हूं, बाबरी मस्जिद शहीद सिर्फ वो उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने नहीं निकली। अगर तुम उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं तो उस जुर्म में तुम भी शामिल होने वाले हैं, और अल्लाह तुमसे भी पूछने वाला है कि जिसने उस मस्जिद को हमारी शहीद किया था तुम उनके साथ खड़े हुए थे। 2 तारीख के दिन तो आपको क्या करना है मालूम है, जाना है पोलिंग बूथ के अंदर, ढूंढना है बटन कहां पे है, और बस खटा खटा यही उद्धव ठाकरे साहब ने। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बाबरी विध्वंस में शामिल थे, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना है, उनके खिलाफ वोट करना है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे थे, वहां धर्म ध्वजा फहराया, तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। इस पर पाकिस्तान ने भी सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बाबर का
कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा, भारत में भगवान राम का मंदिर ही बनेगा। एक बार जहाँ मस्जिद थी है रही, ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। ममता के विधायक के नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी, लेकिन काम सिर्फ हुमायूं वाला ही याद रहा। कहते हैं हुमायूं के अब्बा हुजूर यानी बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनी थी उसे फिर से बनवाएंगे। शिलान्यास की तारीख और मेहमानों की फहरिस्त सब कुछ तैयार कर रखा है। वो मुसलमान का आवेग है, इमोशनल है, जो उनका मस्जिद जो बाबर में बना के गया उनको तोड़ दिया। 2025 साल का 6 दिसंबर एक बाबरी मस्जिद का बनाने के लिए भित्ति स्थापन हो। बाबरी मस्जिद की याद उन्हें तब आई जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। मौका मिलते ही उन्होंने दांव लगाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हुमायूं कबीर मुस्लिम बहुल इलाके से लड़ते हैं, तो शायद उन्हें यह लगा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात से उनकी जीत फिर से तय हो जाएगी। दूसरी ओर उनकी तैयारी से हिंदू महासभा आग बबूली हो गई है। आगरा में हुमायूं कबीर के लिए कब्र तक खोद दी गई है। अब देखिए जरा कौन है ये जो बाबरी मस्जिद को बनवाने की बात कर रहे हैं। ममता के विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लग गए इस तरह के। लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टरों में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजक बताया गया है। एमएलए ने खुद कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगे। 3 साल में पूरा होगा कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। हुमायूं कबीर बंगाल में डेबरा से ममता की पार्टी के एमएलए हैं। 2021 से 2022 तक ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। हुमायूं कबीर आईपीएस रहे हैं। कई पदों पर रहने के बाद वीआरएस लिया इन्होंने। पहले भी विवादों में रहे और बयानबाजी के लिए पार्टी ने इन्हें नोटिस भी दिया। बंगाल के राज्यपाल ने ममता के एमएलए के बयान पर आपत्ति जताई। हुमायूं कबीर की पार्टी टीएमसी ने उनके बयान को निजी बताया है। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ही ध्वस्त किया गया था। हुमायूं कह रहे हैं अब वो 6 दिसंबर को ही नींव रखेंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन होगा। टीएमसी विधायक का बयान तब आया जब राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था। मंगलवार को पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला की जन्मभूमि बताया था। कोर्ट ने मुस्लिमों को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन का आदेश दिया था और इसके बाद करीब 25 किलोमीटर दूर मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। 6 साल बाद भी प्रस्तावित मस्जिद का अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं और हिंदू महासभा की नेत्री क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। तो वो 6 दिसंबर की नींव भरवाने की बात कर रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर को नींव भरवाएंगे बाबरी मस्जिद की। तू नींव खुदवा, उसके बाद में तुझे भरवाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और तू नींव भरवाएगा। 6 दिसंबर को मैंने तेरे के लिए कबर तैयार कर रखी है। जो भी इसका गला काट के लेके आएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके साथ साथ में मैं अपने सोने के कंगन भी चार दूंगी। जो इसे आगरा में मैंने कबर खुदवा दी, जो 7 दिसंबर को इसको लेके आ जाएगा उसी को मैं सोने के कंगन भी दूंगी, क्योंकि मैंने कबर तैयार कर रखी है इसके लिए। जे वहां पे नींव भरवाएगा और मैं 7 दिसंबर को इसको दफनवा दूंगी, क्योंकि इसे जहन्नम में जाने का बड़ा शौक होता है, तो इसके अल्लाह मियाँ को प्यारा कर दूंगी। जय श्री राम। अब देखिए जरा बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है, घमासान भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले अब देखिए कैसे बवाल हो रहा है। उमा भारती ने कहा इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। गिरिराज सिंह ने कहा ममता घुसपैठियों को खुश करने के लिए कुछ भी कर रही है। बाबरी मस्जिद को बनाने का टीएमसी का दावा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर औरंगजेब के वंशजों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता कह रहे हैं मस्जिद का निर्माण ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों? जो विवाद खत्म हो चुका है उसे फिर शुरू किया जा रहा है।
हमारा रिश्ता बाबर के साथ नहीं है बल्कि शिवाजी के साथ है। राज्यपाल कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के किसी भी समाज में हिंसा भड़काने की इजाजत नहीं होगी। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और देश के लोकतंत्र का अपमान है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। के विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। ये मस्जिद और मंदिर पर राजनीति बहुत हो गई और जो लोग ये सब करते हैं, ये सबको पता है कि ये किस लिए किया जाता है। ये देश की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर हमारे लिए तो काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया। ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री हम उसको बोलते हैं। और मेरा आज भी ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है रहेगी। बाबर ऐसा बाबर हो के गया राजा। मेरा और बाबर का क्या संबंध है? मेरा अगर संबंध है किससे है तो शिवाजी महाराज से, क्योंकि मेरे पुरखों को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। बाबर ने कहा दिया हमें सम्मान। बाबरी को दुनिया भारत भूल चुका है। कहीं ना कहीं दोबारा से बाबर को जिंदा करके देश के माहौल को खराब करने की कोई साजिश है, जो कि बिल्कुल बगल में है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बांग्लादेश की बू आ रही है, जांच का विषय है। बाबरी मस्जिद के नाम से जो अयोध्या में थी उसका खात्मा हो गया। अब नए सिरे से तृणमूल कांग्रेस के नेता उसको जिंदा करना चाहते हैं, उस नाम से मुर्शिदाबाद में बनाना चाहते हैं। तो उनको किसने रोका है? बनाएं, खूब बनाएं। अब देखिए जरा ममता के जो विधायक हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है हुमायूं और बड़ा दिलचस्प है। हुमायूं चाहते हैं बाबर वाली बाबरी बनाना और बाबर की औलाद का नाम भी हुमायूं था, लेकिन हुमायूं क्रूरता का दूसरा नाम भी था बाबर। बाबर मध्य एशिया का राजकुमार था। भारत पर कई बार आक्रमण किए उसने। पिता की ओर से वो तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में अपने क्रूरता के कई किस्से लिखे हैं। अपने पहले आक्रमण में बाजौर के 3000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। कहते हैं युद्ध में उसने लोगों के सिर काटकर खोपड़ियों के टावर बनवा दिए थे। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हजारों लोगों की हत्या की, जमकर लूटपाट किया। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे, औरतें, जो कोई आया उन्हें वो काटता रहा और वो हर हाल में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। उसने पुरुषों को बंदी बनाया और महिलाओं को अपने सैनिकों को सौंप दिया था। बाबर ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उस दौर में बाबर के आदेश से मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। राम मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हुए। उसके एक अधिकारी ने संभल में मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण भी करवाया। सुनिए जरा, हमने लोगों से पूछा, आज के दौर में कोई शख्स, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि बाबर जो क्रूरता का प्रतीक है उसकी मस्जिद बनवाना चाहता है, लोग क्या कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद नाम दे रहा है, नाम से क्या जाएगा आएगा। मस्जिद बना रहा है, कोई गलत चीज नहीं बना रहा है। क्या है, अच्छी बात बोला है उसने। जब राम मंदिर बन सकता है अयोध्या में, तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने में क्या प्रॉब्लम है? बाबरी मस्जिद नाम क्यों देना चाहता है? वो मस्जिद करिए, मस्जिद तो उनका धर्म का है, लेकिन हमको लगता है कि ये थोड़ा राजनीतिक हो गया। जिंदगी बना रही है, सही कर रही है, अपन धर्मों का जिनिस बना रही है ना, दूसरा का तो कोई जिनिस नहीं बना रही है ना। सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बात कहाँ की बात है? ये सेंट्रल सरकार की चीजें, न्यायालय जो उचित न्यायालय जो फैसला दिए तो सही फैसला दिए। चुनाव मुद्दा के लिए कुछ भी
लेकिन बाबरी मस्जिद है एक हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बना रही है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। और बोलने से नहीं होता है, आपको बनाना है तो बनाइए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। उसको वो अच्छा लगा होगा इसलिए उसने बोला होगा। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पाकिस्तान में भी देखी जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां धर्म ध्वज फहराया है। ये शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भी देख रहे थे और उन्हें यह तस्वीर अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए जरा इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है। जब उसने तस्वीर देखी, राम मंदिर पर ध्वज फहराए जाने पर पाक ने बयान जारी किया। ध्वजारोहण को अल्पसंख्यकों के लिए चिंताजनक संकेत बताया। पाक ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक के विदेश मंत्रालय की ओर से संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई। बयान में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए गए। पाक ने कहा भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा की जाए। बयान में मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दूसरी मस्जिदों के भी खतरे में होने के आरोप लगाए। साथ ही वैश्विक संस्थाओं से भी अपील की है कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें। भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर की और पाकिस्तान को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा हम उनकी टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की जो हालत है उस पर बात करें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। तो विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अब बिहार में योगी मॉडल। सम्राट चौधरी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो गए। गृह मंत्री होने के बाद सम्राट चौधरी ने सबसे पहले हरिहर मंदिर गए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। सम्राट चौधरी हरिहर मंदिर गए और योगी आदित्यनाथ थे अयोध्या में राम मंदिर में। सम्राट चौधरी भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी का पहला दिन था गृह मंत्रालय संभालने का, लेकिन सबसे पहले पहुंचे वो पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस लाइन पहुंचे जहां उन्हें सलामी दी गई। और उसके बाद सम्राट चौधरी देखिए अपने मंत्रालय पहुंचे। ये मंत्रालय में पदभार संभाला। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला। ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे, वहां बधाइयों का तांता लगा था। लोगों ने गुलदस्ते से उन्हें मुबारकबाद भी की। अब देखिए जरा, होम मिनिस्टर बनते ही क्या हुआ। ये यूपी का एनकाउंटर है, शातिर लुटेरे का एनकाउंटर हुआ है बुलंदशहर में।
यही बिहार में हो रहा है। शपथ लेने के बाद बिहार के बेगूसराय में एनकाउंटर हुआ। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के बलिया में एनकाउंटर हुआ। यूपी में एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सब अपराधियों पर चलता है। आरोपी आप देख रहे हैं, रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। बुलडोजर पहुंच रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है। यूपी में 2 दिन पहले ही बुलडोजर तौकीर के ठिकानों पर चला है और तौकीर के करीबियों की इमारतें गिरा दी गई। और ऐसा ही देखिए बिहार में हो रहा है। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए। आरा में बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। पहले गृह मंत्रालय था नीतीश कुमार के पास, अब बीजेपी के पाले में गृह मंत्रालय आ गया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। अगली तस्वीर देखिए जरा, पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में भी जहां जहां अवैध कब्जा था, देखिए वहां बुलडोजर चल रहा है। न सिर्फ पटना, एक और तस्वीर देखिए जरा, बिहार का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में भी जितना अवैध अतिक्रमण है, बुलडोजर सुबह होते ही पहुंच गया और चारों तरफ जिन्होंने अपनी दुकान से आगे बढ़ा रखा है, उन सब पर बुलडोजर चला। यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, संपत्ति को जब्त करने का काम। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा हो। रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई। बिहार में अब अपराधियों का बाबा वाला इलाज शुरू हो गया है और माफिया पर गिरने लगी है योगी जैसी बुलडोजर गाज।
यानी अब बिहार में भी दिखने और दौड़ने लगा है योगी मॉडल। यूपी में माफिया और अतिक्रमण पर जैसे मुजफ्फरनगर से कानपुर तक बुलडोजर एक्शन होता है, बिहार में वैसे ही मुजफ्फरपुर से दानापुर तक गरज रहा है और ऐलान कर रहा है कि बिहार में योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही 400 माफियाओं की लिस्ट बना ली है और ऐलान भी कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, ऐसा ही एंटी रोमियो दस्ता बिहार में भी बनेगा और मनचले अपराधियों का कड़ा इलाज करेगा। एक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। अब देखिए जरा कैसे योगी स्टाइल में काम हो रहा है। बाकायदा माफियाओं की लिस्ट बना ली है सम्राट चौधरी ने। क्या हो रहा है? यूपी में सीएम के साथ गृह मंत्रालय योगी खुद संभालते हैं, मतलब कानून व्यवस्था की सीधे जिम्मेदारी योगी पर होती है और कार्यकाल संभालते ही योगी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए थे। आपको याद होगा, बुलंदशहर और बलिया और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर चलता है। बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन से योगी लॉ एंड ऑर्डर की नजीर बन गए पूरे देश में। बिहार में गृह मंत्रालय मिलते ही सम्राट चौधरी भी ऐसे ही एक्शन में है। यूपी की तरह बिहार पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बाहुबलियों के गढ़ बेगूसराय में 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया अपराधियों का ऐसा ही इलाज करेंगे, इसलिए या तो अपराधी सुधर जाएं या फिर बिहार से बाहर चले जाएं। जैसे योगी ने कहा था, या तो सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। योगी वाला बुलडोजर एक्शन भी बिहार में काफी तेज हो गया है। आरा में शीश महल चौक से दुर्गा मंदिर तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर किए दर्जनों अवैध कब्जे बुलडोजर से हटा दिए गए। राजधानी पटना में भी सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती दिख रही है। नोटिस देने पर भी अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर से कार्रवाई होने लगी है। दरभंगा में भी अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलने लगा है, तो बुलडोजर देखकर कई लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। यह है तैयारी। अब सुनिए जरा, बिहार के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। बुलडोजर से दिक्कत उन लोग को है जो अवैध सरकार का संपत्ति जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन लोग के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब गुंडा बवालियों का राज नहीं चलेगा। मांग करते हैं कि इसी तरह अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। वही मॉडल चाहिए ही बिहार को, अपराधी मुक्त सुशासन चाहिए। मॉडल लागू होना चाहिए। यहाँ पे भी अपराधी बहुत सारे बढ़ गए हैं, अपराधियों को सफाया के लिए योगी मॉडल बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी के बनने से लग तो रहा है कि बिहार में भी यूपी की तरह योगी मॉडल होगा, होना चाहिए भी। बिहार में योगी मॉडल आया है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। बुलडोजर जहाँ भी चल रहा तो सब यही बोल रहा है कि मतलब योगी मॉडल ही मतलब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है कि जो आम आदमी का जो रोजगार है वो रोजगार उसमें खत्म हो रहा है। नशा वगैरह का जो घर तोड़ा जा रहा है ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यूपी वाला मॉडल यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। चौधरी का गृह मंत्रालय मिलने से हम लोग बहुत काफी प्रसन्न हैं और अपराधी पर यह कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। चलना चाहिए, अपराधियों पर चलना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ कुछ जिले नहीं, हर जिले में तेजी से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कुछ और जिलों से जो तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाऊं। बिहार के कुछ और जिले, जैसे रामनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनगर में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। रामनगर के अलावा देखिए जरा अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं बिहार के भोजपुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। जिलों का नाम लेते रहिए और बुलडोजर की तस्वीरें देखिए। अगला देखिए, दरभंगा लिए चलता हूं आपको। दरभंगा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां भी पीला पंजा पहुंच गया। अब देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का इलाज किया यूपी में, वही बिहार में होगा। अपराध का नेटवर्क तोड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बालू, शराब, जमीन से जुड़े 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है बिहार में।
कोर्ट का आदेश मिलते ही इनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जो बिहार के माफिया हैं, 2 माफिया की संपत्ति जब्ती की अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेंगे। अपराध करके करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वालों को बिहार में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों का तेजी से बिहार में ट्रायल होगा और उनकी सजा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में कानून का राज और सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। पटना में बुलडोजर अभियान के लिए कैलेंडर मॉडल लागू हो गया है। मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा एक कैलेंडर बनाया जाएगा। अवैध निर्माण को चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा और फिर कार्रवाई होगी। मतलब शहर में 1-2 बार नहीं, अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरजेगा। एडीएम, डीएसपी समेत 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था देखेंगे। इसके साथ ही महिला अपराध पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सम्राट चौधरी की प्राथमिकता है। यूपी मॉडल की तरह बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया जाएगा। हर स्कूल कॉलेज की छुट्टी के वक्त आसपास पिंक पुलिस तैनात रहेगी और किसी भी तरह की छेड़खानी और सीधे और कड़ी कार्रवाई होगी इस पर। अगर बिहार में किसी युवती, छात्रा या महिला से छेड़खानी हुई, आरोपी तो गिरफ्तार होगा ही, लापरवाही पुलिस पर भी होगी अगर एक्शन नहीं लिया। 2017 में सीएम बनते ही योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। 8 साल में यूपी में करीब 1.5 करोड़ आरोपियों को चेतावनी दी गई है और एंटी रोमियो दस्ते ने करीब 32,000 मंचलों पर एक्शन लिया है। यह हुई है कार्रवाई। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, कितने माफियाओं की लिस्ट तैयार है। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, है डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। सम्राट चौधरी ने कैसे सरकार में हो या पार्टी में हो खुद को मजबूत किया है और गृह मंत्रालय का पद सम्राट संभाल रहे हैं। सम्राट की ताकत क्या है उनके बारे में आपको बताऊं और कौन कौन सी पार्टी में पहले रह चुके हैं वो। दरअसल सम्राट बिहार के सबसे चर्चित और फायर ब्रांड नेताओं में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया था उनको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं चुनाव के वक्त ही। करीब 12 करोड़ के मालिक सम्राट को लग्जरी गाड़ियों का शौक नहीं है। सम्राट को महंगी कारों से ज्यादा दिलचस्पी सोना, चांदी और जमीन में। सम्राट और उनकी पत्नी ममता के करीब 50 लाख रुपए का उनके पास सोना है, जबकि पटना से मुंगेर और तारापुर तक 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। सम्राट की पत्नी खुद एडवोकेट हैं, दोनों बच्चे सियासत से दूर पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन मुंगेर में जन्मे सम्राट का सियासी परिवार से गहरा नाता रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी 30 साल पहले तारापुर से विधायक बनी थी। जो सम्राट बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कभी आरजेडी और जेडीयू के साथ रहे। राजनीति की शुरुआत की आरजेडी के साथ और राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे। 2014 में जब सम्राट चौधरी लालू की पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए, 2017-18 में सम्राट बीजेपी में आए और पहले संगठन में काम किया। बिहार में बीजेपी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने और सत्ता तक पहुंचे। जो सम्राट आज बिहार में नीतीश के बाद सबसे कद्दावर मंत्री हैं, वो कभी खुलकर नीतीश और उनकी नीतियों का भी विरोध कर चुके हैं। 2 साल पहले सम्राट चौधरी ने पगड़ी पहनकर कसम खाई थी कि जब बीजेपी बिहार की सत्ता में आएगी तभी वो पगड़ी उतारेंगे। नीतीश ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन कर दोबारा सरकार बनाई तो सम्राट डिप्टी सीएम बने और अयोध्या जाकर पगड़ी उतारी और अब 58 साल बाद सीएम के अलावा गृह मंत्री बनने वाले पहले शख्स भी बन गए हैं। सुनिए जरा, सम्राट चौधरी का एक ही निर्णय है कि वो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को यूपी जैसा बनाएंगे। सुनिए। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है,
आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है, और आगे उसको भी ठीक करना है, इस पर सरकार पहल। एक तरफ देखिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अब लालू यादव को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यानी लालू एंड फैमिली पर कार्रवाई हो रही है, और क्यों हो रही है भी आपको बताऊंगा। ये जो आप घर देख रहे हैं लालू यादव का आवास है। लालू यादव और राबड़ी देवी इस घर में सालों से रह रहे थे, लेकिन अब ये आवास छोड़ना पड़ेगा। घर खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है लालू एंड फैमिली को। इसके अलावा न सिर्फ लालू, अगली तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव को ये घर अलॉट है। तेज प्रताप को भी घर खाली करना होगा, ये घर छोड़कर जाना होगा। अब देखिए जरा कि आखिर क्यों घर खाली करना पड़ रहा है, इसके पीछे तेजस्वी क्यों कारण बने। आपको बताऊं, 20 साल से राबड़ी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पटना था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का नोटिस दे दिया। राबड़ी को अब पटना का 39 हार्डिंग रोड वाला घर आवंटित किया गया। मतलब पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पुराना आवास खाली करना होगा। राबड़ी के घर छीनने की एक बड़ी वजह तेजस्वी की जिद मानी जाती है। दरअसल 2017 में एनडीए सरकार बनी तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा, तो उन्हें सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग खाली करने का नोटिस दिया गया। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और वो बंगला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसले को चुनौती दे दी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज करते हुए एक और बड़ा फैसला दिया कि जितने भी पूर्व सीएम डिप्टी सीएम है, आजीवन बंगला सुरक्षा जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, और उस फैसले का पालन हो रहा है। अदालत के इसी आदेश का असर राबड़ी के नोटिस के रूप में है। अगर तेजस्वी में कोर्ट में ना गए होते तेजस्वी, तो पूर्व सीएम के नाते राबड़ी यहीं रहती। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप को भी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। तेज प्रताप अभी पटना के 26M स्टैंड रोड पर रहते हैं। तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से चुनाव हार चुके हैं। विधायक न रहने पर उनको यह आवास अब खाली करना होगा, कोई और विकल्प नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अब इन्हें जहां शिफ्ट होना है राबड़ी और तेज प्रताप को, नए घर से उनकी रिपोर्ट। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद रहते हुए नया आवास आवंटित हुआ है। ये वही आवास है, 39 हार्डिंग रोड स्थित ये जो बंगला है, ये राबड़ी देवी का नया पता होगा। पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास था, उस आवास में पूरे परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन अब उन्हें वो आवास खाली करके इस आवास में आना हुआ। बिहार में नई सरकार बनते ही नए मंत्रियों को उनका बंगला आवंटित किया जा रहा है। 26M स्टैंड रोड स्थित बंगले के बाहर मौजूद है, और ये वही बंगला है जो कि तेज प्रताप यादव को आवंटित था। और अब ये बंगला नए जो मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार के, लखेंद्र कुमार रोशन, उनको ये बंगला आवंटित कर दिया गया है। और अब तेज प्रताप यादव को भी ये अब देखिए, दो बड़े सियासत के धुरंधरों को घर छोड़ना होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है। बैक पैक हो गया है। तेज प्रताप कह रहे हैं छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी नीतीश कुमार को कह रहे हैं लालू का छोटा भाई, छोटे भाई ने शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। नीतीश जी और लालू जी के बीच भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है। नीतीश सरकार को इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिक लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने घर छोड़ा पिछले दिनों, वो कह रही हैं यह है सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू यादव का अपमान है करना शायद उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम राजनीतिक कद का ही सम्मान रख लेते। नीरज कुमार जेडीयू के नेता कह रहे हैं लालू परिवार को पटना में बंगले की कमी है क्या? वो चाहेंगे तो रातों रात बंगला बना लेंगे। मंगनी मंडल अध्यक्ष बिहार आरजेडी के, वो कह रहे हैं जो भी करना पड़े वो करेंगे, पर बंगला खाली नहीं करेंगे। सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है और लालू परिवार को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। 20 सालों तक क्यों नहीं आया याद, अभी अचानक क्यों याद आया है? नीरज कुमार बीजेपी के नेता कह रहे हैं राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के दौरान ध्यान रखें कि कहीं टोटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो जाए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बदले की राजनीति नहीं है। बिहार में कई मकान हैं जो एयरमार्क हैं, जैसे विपक्ष के नेता के लिए 1 पोलो रोड एयरमार्क है। तेजस्वी यादव
अगर वो 25 से कम सीट लाते तो उनको भी खाली करना पड़ता। वो सीट विपक्ष के नेता का है, उनको मकान मिला हुआ है। मकान बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतर पाएंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। 20 वर्षों से ज्यादा समय से ये आवंटित है और इस तरह की सियासत, तो इससे क्या कहा जा सकता है? ओछी राजनीति। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। सरकारी बंगला से मुंह माया क्यों? आज ऑफिसर रिटायर करते हैं तो सरकारी बंगला छोड़ देते हैं, लेकिन नेता जब रिटायर करते हैं, हटते हैं, तो उनको सरकारी बंगला का बहुत बड़ा मोह रह जाता है। सबको बराबर एक तरह से चलना चाहिए। आपसी रंजिश और द्वेष से इस तरह का फैसला को कोई पसंद नहीं करता है और बिहार का लोग कभी पसंद नहीं करेगा इस बात को कि एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। मोह ममता ऐसी चीजों से लालू जी को बचना चाहिए। जो लोग सियासत का विषय बना रहे हैं वह लालू जी के कद को कम कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि आप सरकारी संपत्ति पर भी अतिक्रमण करना चाहते हैं। और आइए बिहार से आपको आगे लिए चलता हूं। आज की एक और बड़ी खबर है एसआईआर और एसआईआर सर्वे और बीएलओ से जुड़ी। बीएलओ की मौत और सुप्रीम आदेश। दरअसल ममता बनर्जी ने कल एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, पदयात्रा की थी। इस मामले को वो राज्य खास तौर पर, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, ये आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि यहां एसआईआर नहीं होने देंगे। अब आपको बताऊं कि कैसे इससे पहले बीएलओ भी सड़कों पर उतरे, बीएलओज ने भी प्रोटेस्ट किया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे बीएलओ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर ने भी प्रोटेस्ट किया है, वो भी सड़कों पर है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कपिल सिब्बल ने क्या कुछ दलीलें दी हैं, आइए आपको बताता हूं कि आखिर क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में 2 हिस्सों में एसआईआर पर सुनवाई हुई। पहले बंगाल, केरल, तमिलनाडु में एसआईआर पर चर्चा हुई। इसमें बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, कहा बंगाल में एसआईआर करते करते 23 बीएलओ की मौत हो गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं। वकील प्रशांत भूषण बोले एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा है। फिर दूसरी बार सुनवाई में एसआईआर का माहौल गर्मा गया। कोर्ट रूम में जज और वकील कपिल सिब्बल में तीखी बहस हुई। दरअसल बेंच और सिब्बल में आधार कार्ड पर नोकझोंक हुई। आधार निवास का प्रमाण है, फिर नागरिक को संदिग्ध मानना ठीक नहीं। तो जस्टिस बागची बोले आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सिब्बल बोले आयोग किसी पोस्ट ऑफिस की तरह इसे स्वीकार करे। जस्टिस बागची ने नकारते हुए कहा आयोग पोस्ट ऑफिस नहीं है। इलेक्शन कमीशन को दस्तावेजों की जांच करने का संवैधानिक अधिकार है। सिब्बल साहब ने कहा बीएलओ को नागरिकता जांचने का हक नहीं है। इस दौरान जस्टिस बागची और सिब्बल में बहस और बढ़ गई। कपिल सिब्बल ने एसआईआर को हड़बड़ी में और बहिष्कार करने वाला बताया, जिस पर सीजीआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा पहले कभी नहीं हुआ। यह वाला तर्क किसी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को नहीं गिराता है। सुनिए जरा, यह हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए ममता बनर्जी क्या कहते हैं। रिमांड ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है?
सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। आपने सुना ममता बनर्जी को, वो क्या कह रही थी, लेकिन इस बीच हो क्या रहा है एक तस्वीर में आपको दिखाऊं। अमित मालवीय यानी बीजेपी चुनाव आयोग से मिलने पहुंची, शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग में बीजेपी नेता मिले और बंगाल में जो हो रहा है उस पर शिकायत की है। देखिए जरा बीजेपी क्या शिकायत कर रही है जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है उस पर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता सरकार की शिकायत की। बंगाल में एसआईआर के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। ममता सरकार पर बीएलओ को दबाने का आरोप लगाया है। मुलाकात के बाद अमित मालवीय ने दावा किया कि टीएमसी के लोग बीएलओ चुनाव कर्मियों को धमका रहे हैं, बीएलओ से जबरन फॉर्म लेकर खुद भरने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश हो रही है और घुसपैठिए गलत रिश्तेदारी दिखाकर दस्तावेज बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा एक शख्स ने ससुर को पिता बता दिया, कुछ जगह मां की उम्र बेटे से कम दिखाई जा रही है। बीजेपी ने दावा किया कि बंगाल में ऐसे 88 लाख लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो वोटर लिस्ट में शामिल है। मृत ही नहीं, पलायन करने वालों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। ममता सरकार ने डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त नहीं किए हैं, जिनके होने से बीएलओ को काम करने में आसानी होती है। बीएलओ को एसआईआर के लिए 18,000 रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की है, जो बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की निगरानी करेंगे। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में एसआईआर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। सुनिए। एक घुसपैठिए ने अपने ही ससुर को अपना पिता बता दिया। हमने ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जहां पर मां की उम्र बेटे से कम है। टीएमसी की सरकार और उनके कार्यकर्ता इस प्रकार की धांधली में बीएलओ पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन पर जोर डाल रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को भी रजिस्टर करें। हमारा इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह था, एआई और डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से इस प्रकार की सारी अनियमितताओं को आइडेंटिफाई करें, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स नियुक्त करें, जो जिले के स्तर पर वोटर रोल बनाने की काम को ओवरसी करें। अब देखिए जरा दूसरी तस्वीर भी इसकी ये है कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मृतक बीएलओ विपिन यादव नाम है इनका। ये भी बूथ लेवल ऑफिसर थे, घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे थे, लिस्ट बना रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, विपिन के परिवार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विपिन ने आत्महत्या की। अब देखिए जरा, आज अजय राय पहुंचे विपिन के घर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं अजय राय विपिन के परिवार से मिले, उनके पिता से मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय और उनके परिवार को ढांढस बंधाते हुए। बात हुई तभी तेरे बाद हम चला गए, बात हुई तभी तेरे बाद हम चला बात हुई तभी तेरे बाद हम चला गए, बात हुई तभी तेरे बाद हम चला गए। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विपिन ने आत्महत्या की और उसके बाद जब उससे बयान लिया गया तो वो क्या कह रहा है, उसने क्यों खुदकुशी की, सुनिए। क्यों खाया? दबाव खा रहा। किसके दबाव को खा रहा? ये वीडियो देखभाल और सबका यही दबाव था। तो आपने सुना विपिन क्या कह रहा था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फतेहपुर की तस्वीर आई। फतेहपुर में क्या हुआ, तस्वीर देखिए जरा। फतेहपुर में सुधीर कुमार की सगाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भी बीएलओ थे, इनकी सगाई हुई थी। सगाई के बाद अगली तस्वीर देखिए, शादी के कार्ड भी छप गए।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएलओ सुधीर की शादी का कार्ड छप गया, लेकिन सुधीर ने आत्महत्या कर ली। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। सुधीर की आत्महत्या के बाद परिवार अब कह रहा है एफआईआर लिखो, और बहस भी हो रही है पुलिस के साथ परिवार की। आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, मेरा पिता भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो सर ये क्या दिक्कत आ रही है, हैंडल कहाँ आ रही है? भाई आप एक चीज बताओ, कोई एक आधार हो तो आधार बिल्कुल मान रहे हैं भाई। यही तो बात है कि सुबह आने से उसके हम नहीं मान रहे, हम बस इतना कह रहे हैं सर, एफआईआर दर्ज कराना कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है सर। आपके खिलाफ भी एफआईआर कहीं दर्ज हो सकती है सर, बिल्कुल। लेकिन सर उसकी जांच होगी ना, जब उसकी जांच होगी सर, जांच आप एफआईआर लगा दीजिए। इनमें से कोई भी आदमी हिम्मत नहीं हारेगा सर, ये यूं ही बैठा रहेगा। और ये सारा आदमी एक डिमांड कर रहा है, बस एफआईआर। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है। एडीएम साहब बैठे हैं, ये एडिशनल बैठे हुए हैं। अब आप जिले का हाई कमान है। कल को एक घटना सर माफ करिएगा, अगर ये उपद्रव हो जाए और कल को आपके तरह कहां से क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस किस ने सुसाइड किया है। आज बरेली से एक और खबर आई। एसआईआर ड्यूटी के दौरान बरेली बीएलओ की मौत हो गई। शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार स्कूल में कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अचानक गिर पड़े। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बची। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर मिली तो जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गोंडा, फतेहपुर समेत यूपी में अब तक 4 बीएलओ की मौत हुई है। अगला है भिंड। मध्य प्रदेश में फिर एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया। भिंड में ड्यूटी के दौरान बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। दरअसल वो एसआईआर ड्यूटी पर थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर बीएलओ और उनके परिवार ने अफसरों को बताया था, लेकिन आरोप है कि अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी और बहाना बनाने के शक में सीधे काम करने को कहा। पीड़ित बीएलओ रविंद्र शाक्य की पत्नी ने दावा किया है कि सस्पेंड करने का डर दिखाकर सख्ती से काम करा रहे थे। पति पहले से हार्ट पेशेंट है और इनका इलाज चल रहा है, फिर भी रियायत नहीं दी और इससे उनको हार्ट अटैक आ गया। दरअसल एमपी में 10 दिन में 7 बीएलओ की जान चली गई है। सुनिए जरा उनका परिवार क्या कह रहा है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे, अभी तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जांच की तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा। परसों शाम को बात किए थे तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल ये तीनों बुला करके उनको प्रेशर कर रहे हैं क्या ओबीसी वोटरों को काटने की वजह से। मतलब वो कह रहे हैं ओबीसी वोटर काटें और बाकी जनरल को जो है बढ़ावा दिया जाए। कोरोना में एक अध्यापक उनकी जान चली गई। बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी कि किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। निश्चित तौर से विपिन यादव जी के परिवार के साथ, और ये तीसरी घटना उत्तर प्रदेश में है। एक मलियाबाद में हुई, दूसरी घटना जौनपुर की हुई, मलनी की, तीसरी घटना फतेहपुर की हुई। मैं 2 जगह जा चुका हूं और वहां फतेहपुर भी जाऊंगा। ये पूरी तरीके से भाजपा के लोगों का दबाव है कि भाजपा के जो विरोधी वोट है उनका वोट काटा जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं। खबर आई पाकिस्तान से। इमरान खान पाकिस्तान की जेल में बंद है। लंबे वक्त से जेल में बंद है इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन एक पोस्ट आया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया और कहा कि इमरान खान की हत्या की जा चुकी है जेल में। लेकिन जो तस्वीर साझा की वो 2013 की तस्वीर साझा की गई। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। देखिए जरा, जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद देखिए प्रदर्शन और बढ़ गया। इमरान खान की बहन पहुंची है। इमरान खान की बहन और पुलिस में भिड़ंत हुई।
उसके बाद देखिए जरा, इमरान खान की बहन को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। वो सड़क पर ही बैठ गई थी, उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा 3 हफ्ते से। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने है इनका असूल फॉलो किया है। आज उन्होंने मेरी बहन अब देखिए जरा, इमरान खान पर यह दावा कौन कर रहा है कि वो जिंदा नहीं है। इमरान खान पिछले 3 हफ्तों से जेल में किसी से नहीं मिले। वो इस वक्त कहां हैं, उनकी बहनों को भी इस बारे में पता नहीं है। इसी बीच आज अफगानिस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जेल में इमरान की हत्या कर दी गई। इसके बाद बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया कि असीम मुनीर और ISI ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इमरान से कोई भी नहीं मिल पा रहा है। जेल में इमरान खान से डॉक्टर, वकील भी नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले 7 साल में जेल में इमरान को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से नहीं मिल लेते हैं, PTI कार्यकर्ता रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर हैं। मृत ही नहीं, पलायन करने वालों के भी नाम जोड़े जा रहे। तब तक अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच यह भी दावा है कि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है या फिर उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जेल प्रशासन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इमरान खान की बहन क्या कह रही है। ने कहा था क्या इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म को हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता, 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। अब देखिए जरा, इमरान खान जेल में, दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर मरवा सकते हैं इमरान को। पाकिस्तान में इस वक्त फील्ड मार्शल असीम मुनीर सबसे ताकतवर आदमी है। आरोप है कि मुनीर ने कई बार इमरान को मरवाने की कोशिश की। दरअसल असीम मुनीर और इमरान खान की अदावत और दुश्मनी पुरानी है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब मुनीर को दरकिनार कर दिया था। 2019 में असीम मुनीर को ISI के DG के पद से हटा दिया था क्योंकि मुनीर ने इमरान की पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसकी वजह से इमरान खान मुनीर से बेहद नाराज थे। इमरान खान ने कोशिश की थी कि मुनीर सेना प्रमुख ना बनने पाए। इसके लिए इमरान ने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश कर दी। हालांकि तब बाजवा और इमरान खान के रिश्ते ठीक नहीं थे और सेना में वरिष्ठ होने की वजह से मुनीर सेना प्रमुख बन गए। मुनीर के चीफ बनने के बाद इमरान खान को सेना का समर्थन नहीं मिला। आम चुनाव में इमरान को हराने के लिए नवाज शरीफ लंदन से आ गए पाकिस्तान। एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म कर दिए गए, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मामलों में इमरान को सजा होने लगी। इमरान खान को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए PM पद से हटाया गया तो उन्होंने ISI और मुनीर के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही कई बार यह भी कहा कि ISI उनको मारने की साजिश रच रही है। इसीलिए अब आरोप लग रहा है कि क्या असीम मुनीर ने ही यह सब किया है कि इमरान खान की मौत का दावा किया जा रहा है। उनकी बहन कह रही है 3 हफ्तों से मिलने नहीं दिया गया उन्हें। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। खास जिंदगी में दुख और असंतोष की एक बड़ी वजह है कि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं। जैसे इंसान की हर उंगली एक बराबर नहीं होती, यानी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन सबका अपना बहुत खास महत्व होता है। इसी तरह कुदरत ने हर शख्स को अपने आप में बहुत खास बनाया, लेकिन परेशानी तो तब शुरू होती है